Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the hemostasis और उसमें हमने देखा था कि हीमोस्टैसिस की थी 3 स्टेजेस। फर्स्ट थी वैसोकंस्ट्रिक्शन, सेकेंड थी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और थर्ड थी कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। और इसे आज हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इसके ऊपर आता है लॉन्ग क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स 15 मार्क्स और वैसे भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि नाम ही है ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का क्या मतलब? जमना। और ब्लड के जमने की प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं? ब्लड क्लॉटिंग। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ब्लड लूसेस इट्स फ्लूडिटी, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड फ्लूइड इन नेचर है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ब्लड अपने फ्लूइड नेचर को छोड़ेगा एंड कन्वर्ट और बिकम जेली लाइक मास, और क्या होगा? एक जेली के जैसे एक मास में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स जम जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन। आप दो में से कोई वर्ड यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अब क्या होता है, जो हमारी ये प्रोसेस रहेगी ब्लड क्लॉटिंग की, एक वेल कोऑर्डिनेट मैनर में होती है। वेल कोऑर्डिनेट मैनर का मतलब क्या है? एक आप बोल सकते हो सीरीज ऑफ इवेंट, मतलब पहले एक सीरीज चलेगी, एक स्टेप, ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरीके से एक सीरीज़ में चलेगी। आप कैसे समझ सकते हो? जैसे आप लोगों ने वो रेस देखी होगी, रिले रेस, जिसमें वो होता है ना कि पहले एक स्विमिंग करेगा, वो तैरेगा, फिर वो दूसरे को हाथ देगा, तो फिर कोई आएगा वो दौड़ रहा है, फिर वो तीसरे को हाथ देगा। इस तरीके से पूरी एक रेस चलती है। करना फिनिश ही है, लेकिन अलग अलग लोग, मतलब अलग अलग फैक्टर। सेम ऐसे भी बहुत सारे सीक्वेंस रहेंगे, इसकी स्टेजेस रहेंगी और उनमें बहुत सारे फैक्टर हेल्प करते हैं। टोटल फैक्टर्स होते हैं 13, जो कि इस ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि जब ये सारे फैक्टर रहेंगे तभी आपकी ब्लड क्लॉटिंग होगी प्रॉपरली। अगर इनमें से कोई भी एब्सेंस है तो फिर आपको क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, जो कि अपन आगे देखेंगे। तो टोटल आपके 13 फैक्टर्स हैं: फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस, लेवाइल फैक्टर, प्रेजेंस हैज नॉट बीन प्रूव्ड, स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिस्मस फैक्टर, स्टोर पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एनसीडीएन, हैगमैन फैक्टर एंड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये आपके टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 13। अब आप लोग बोलोगे सर क्या आपने तो सारे फैक्टर बता दिए, हम कैसे याद रखें? तो इसके लिए बहुत सारी ट्रिक हैं जो कि आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। वैसे ये मैंने बिना ट्रिक की याद किया था, क्योंकि जब आप 1 से 2 बार 3 बार 4 बार कंटिन्यूसली जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये वैसे भी याद हो जाते हैं। बट हाँ, अगर आप कोई ट्रिक याद रख लोगे तो कई बार होता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तब अंडर प्रेशर में आप ये भूल सकते हो, तब ट्रिक काम आ जाती है। कई बार बाय में काम आ जाती है। तो ट्रिक हैं, बहुत सारी ट्रिक हैं। जैसे कि एक है फ्रेशर पार्टी टुडे, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर हैव फन। इस तरीके से एक ट्रिक है, बहुत सारी हैं। तो क्या है? फ्रेशर पार्टी टुडे, एफ से आ गया फाइब्रिनोजिन, पी से प्रोथ्रोम्बिन, टी से थ्रोम्बोप्लास्टिन, सी कैल्शियम, एल से लेवाइल फैक्टर। ये वाला तो अपना था ही नहीं, छठवा। इसकी अभी प्रेजेंस ना, मतलब एक फैक्टर तो है लेकिन ये भी प्रूव्ड नहीं है टोटली। उसके बाद एस फॉर हमारा कौन सा फैक्टर? स्टेबल फैक्टर। उसके बाद एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, देन सी फॉर क्रिस्मस फैक्टर। इसके अलावा एस फॉर स्टेवर्ट पावर फैक्टर, पी फॉर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, एच फॉर हैगमैन फैक्टर, एफ फॉर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो एक तो ये ट्रिक हो गई कि फ्रेशर पार्टी टुडे, कम लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स हैव फन। इसके अलावा प्लीज हैव फन है ना, पी फॉर, क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर है। अब आप चाहो तो और भी ट्रिक यूट्यूब से दूसरी याद रख सकते हो। एक ये थी जो मुझे सही लगी तो मैंने बता दिया। आगे देखें तो जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे सीक्वेंस होंगे और बहुत सारी स्टेज, 3 स्टेज होती हैं हमारी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में। सबसे फर्स्ट स्टेज में होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, इसे डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन देखो इससे क्या समझ में आ रहा, एक ऐसी स्टेज होगी जिसमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेंगे। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का क्या मतलब? ऐसे सब्सटेंस जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेंगे। देखो नाम ही है ना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ऐसा फैक्टर जो कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करे। दूसरी स्टेज में क्या होगा, मतलब एक ने स्विंग करी, अब वो दूसरे को हैंड पास करेगा कि अब तुम दौड़ो।
तो दूसरी स्टेज में होगा कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। देखो मैंने बोला ही था कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करे, इसने प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके किस में कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन में। फिर से रिले रेस चली, अब ये तीसरे को हैंड पास करेगा और तीसरी स्टेज में फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है इस थ्रोम्बिन के थ्रू। इस तरीके से अब हम इन तीनों स्टेज को डिटेल में देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्टेज क्या थी, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी कि ये जो पूरी ऊपर से लेके यहाँ तक ये जो स्टेज चल रही है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के बनने तक, ये है हमारी फर्स्ट स्टेज। उसके बाद पहले हम इसे देखते हैं, फिर आगे की 2 स्टेज देखेंगे। तो पहली स्टेज में क्या करना है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाना है, फॉर्मेशन करना है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर 2 तरीके से बन सकता है, 2 जगह से बन सकता है। एक किससे बनता है कि डायरेक्टली आपकी ब्लड वेसल इंजर्ड हुई है, जो उसके अंदर प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर हैं, जब वो प्लेटलेट्स इस चीज़ का फॉर्मेशन करवा रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का, तो उस वाले पाथवे को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे, है ना। पाथवे मतलब रास्ता और इंट्रिंसिक क्या, इन मतलब अंदर। तो भाई प्लेटलेट्स किस में है, ब्लड के अंदर है ना। तो क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर उस फैक्टर से बन रहे हैं जो ब्लड के अंदर ही है, तो इसे हमने बोला इंट्रिंसिक पाथवे। सेम एज एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे, इससे जस्ट ऑपोजिट। इसमें क्या होगा कि फिर से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ही बनेगा। ये फर्स्ट स्टेज के अंदर 2 पाथवे आते हैं, ठीक। इसमें भी बनना यही है, बट अब जो फैक्टर इस चीज़ की शुरुआत करवाएगा, इसको बनवाएगा, वो ब्लड के बाहर से रहता है। प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर थे तो इंट्रिंसिक, इसमें रहता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, मतलब आपका टिश्यू डैमेज होता है ना कोई भी बाहर का, उससे फैक्टर निकलता है। तो क्योंकि ब्लड के बाहर से एक फैक्टर निकला जिसने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनवाया, तो हमने से बोला एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्स मतलब बाहर, ठीक है। इंट्रिंसिक को पहले देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही हमारी ब्लड वेसल डैमेज होगी, तो मैंने बोला था कि एक ब्लड वेसल है इस तरीके से, इसमें अगर कट लगा, एंडोथेलियम आपकी डैमेज होगी, अपन ने हीमोस्टैसिस में देखा था, कोलेजन फाइबर आपके रिलीज होंगे, एक्सपोज होंगे, मतलब आप बोल सकते हैं ना ओपन होना। तो एंडोथेलियम डैमेज हुई, कोलेजन एक्सपोजर हुआ, ठीक। इसके बाद अब क्या होगा कि वो जो हमारी कोलेजन फाइबर हैं वो किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, फैक्टर नंबर 12 के। किसके कांटेक्ट में आएंगे, फैक्टर नंबर 12 के। इन्हें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो फैक्टर है ना हम रोमन नंबर में ही लिखते हैं, आप 1 2 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, आपको ऐसे ही लिखना है। तो क्या हुआ, कोलेजन फैक्टर नंबर 12 के कांटेक्ट में आए और किस में कन्वर्ट हुए, एक्टिवेट फैक्टर नंबर 12। ए फॉर क्या है, एक्टिवेट, मतलब अब वो जो 12 नंबर का फैक्टर था वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। उसके बाद और इसमें कुछ चीज़ों की प्रेजेंस होती है जो प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कैलेकेराइन और HMW काइनोजिन क्या है, हाई मोलिकुलर वेट काइनोजिन। यहाँ तक हुआ, ये हमारी ये हो गया। अब जो एक्टिवेट फैक्टर है खुद, एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 12, वो क्या करता है, आप देख रहे हैं इस एरो को, फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट 11 में कन्वर्ट करवा रहा, ठीक। सबको यही करना है। फिर एक्टिवेट 11 क्या करेगा, 9 को एक्टिवेट 9 में कन्वर्ट करेगा, एक्टिवेट 9 हमारे फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट फैक्टर नंबर 10 में कन्वर्ट करेगा। प्रोसेस पूरी यही चल रही है। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो ठीक है, याद कैसे रखें। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, मतलब अगर आप लोग आजमाना चाहो, जैसे मैंने इसे याद रखा था कि हम किस में लिख रहे हैं, रोमन में। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, 12। दूसरे स्टेज में हमें क्या करना है, एक आई को गायब कर देना है, तो ये देखो 11। तीसरे स्टेप में इस आई को पहले लिखना है, एक्स को बाद में लिख देना है, तो फैक्टर नंबर बना 9। और तीसरे लास्ट स्टेप में जैसे यहाँ से एक आई को गायब किए थे, फिर से एक आई को गायब कर दो तो बचा 10। इस तरीके से आप लोग इसका सीक्वेंस तो लिख ही लोगे। अब बस रहेगी तो आपको एक प्रेजेंस ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन किस किस की प्रेजेंस है, HMW काइनोजिन की, फिर दूसरी बार फिर से HMW काइनोजिन, फिर 2 बार आपका कैल्शियम रहेगा। तो ऐसे याद रख सकते हो, ईजी हो जाएगा। साथ ही साथ फैक्टर नंबर 8, इसको कैसे याद रखें भाई, 9A हो गया, 10A हो गया, बचा कौन, 8, तो 8 यहाँ पर इसकी प्रेजेंस हो गई। इस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हो।
अब बोलोगे 7 तो 7 यहाँ पर आएगा, उसे यहाँ देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि अपन ने क्या क्या देखा। ठीक, इसको अभी मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन करूँगा कि लिखना कैसे है, क्योंकि इसका पूरा नोट्स मैं नहीं दूंगा, एक्सप्लेन करूँगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में नोट्स आप लोग खुद प्रिपेयर करेंगे इसके बाद अब हम इसको देखें तो फैक्टर नंबर 12 बन गया एक्टिवेट। इनका काम ही है, एक्सटेंसिव पाथ में अभी यही बनेगा जब हम ये वाला पाथवे देखेंगे, और इन दोनों का काम ही होता है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो एक्टिवेट फैक्टर नंबर 10 जैसे ही बना, इसने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन कर दिया। किस किस की प्रेजेंस में करता है? फैक्टर नंबर 5, साथ ही साथ हमने बोला था ना कि प्लेटलेट्स, तभी तो इंट्रिंसिक पाथवे बोल रहे हैं। जो प्लेटलेट्स हमारे रिलीज हुए थे उनने फॉस्फोलिपिड, हमने देखा ही था कि प्लेटलेट्स के पास रहते हैं। इसी फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंस में, साथ ही साथ किस किस की प्रेजेंस में? फैक्टर नंबर 5, फॉस्फोलिपिड और खुद थ्रोम्बिन। अब बोलोगे थ्रोम्बिन कहाँ से आ गया? थ्रोम्बिन भी आएगा, आगे हम देखेंगे। इन तीनों की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनवाता है। यहाँ तक क्लियर? एक बार इसे देखते हैं। ठीक, लास्ट में पूरा बताऊंगा कैसे लिखना है, आराम से एक्सप्लेन करके। अब देखते हैं एक्सटेंसिव पाथवे। तो एक्सटेंसिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किससे इनिशिएट हो रहा? जो चीज़ ब्लड के बाहर है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, टिश्यू की इंजरी हुई, ये रिलीज हुआ। ये भी कंटेन करके रखता है एक तो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये दोनों क्या करते हैं? ये बहुत छोटा पाथवे है, सीधे फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट 10 में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने बोला था ना कि देखो भाई, कौन कौन हो गया? 9 हो गया, 10 हो गया। 9 10 के बाद मैंने 8 बता दिया था, 7 वाला बचा, ये रहा, इन दी प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर 7। ठीक है, अब क्या होगा कि एक्टिवेट फैक्टर नंबर 10 का काम ही है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनवाना है। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनवा देगा। फिर से किस किस की प्रेजेंस रहेगी? 5 की, तो ये 5 आ गया। इसके अलावा आपको और हमने क्या देखा था? इसमें कैल्शियम रहेगा, साथ ही साथ फॉस्फोलिपिड थे ना, ये आ गए हमारे यहाँ से फॉस्फोलिपिड। इन सारी इनकी प्रेजेंस में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, इनकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में, इनने क्या किया? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बना दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक ये थी हमारी पूरी फर्स्ट स्टेज। लास्ट में सब एक साथ एक्सप्लेन करूँगा थ्योरी तीनों की, अभी सिर्फ समझो इसको। आगे देखें तो अब सेकेंड स्टेज में क्या होगा? मैंने बताई था प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक ऐसा फैक्टर रहेगा जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। तो इसने क्या किया? इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो, ये कर रहा ना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ये नेक्स्ट स्टेज हमारी इतनी छोटी सी ही थी, अपन ने लिखा ही थी ना कि कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन हो गया। यहीं से ये है पॉजिटिव फीडबैक, जो अपन ने देखा ना कि अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन बना है ना, ये सॉरी प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना है ना, ये खुद कहाँ पर जाता है? यहाँ। ये जो स्टेज चल रही थी ना फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन पर पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। मतलब और ज़्यादा क्या करो? थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करो, और ज़्यादा फॉर्मेशन करो, तभी ब्लड क्लॉट होगा। इसे बोला जाता है पॉजिटिव फीडबैक। आगे देखें तो थर्ड स्टेज हमारी अब क्या रहेगी? कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजिन इनटू फाइब्रिन। तो यही जो थ्रोम्बिन आपका बना है, ये आपके फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, है ना। पहले इसको एक्टिवेट करता है बहुत सारा, अपन सीधा सीधा देखें तो क्या कर देगा? फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और फाइब्रिन के भी कैसे? लूज स्ट्रैंड। ठीक है, मतलब छोटे छोटे धागे, आप बोल सकते लूज मतलब जो ही मजबूत नहीं है। और फिर जो लूज स्ट्रैंड है, मैंने बोला था कि वो एक साथ इकट्ठे होते जाते हैं, जैसे ब्लड वेसल यहाँ इकट्ठे होते जाएंगे और कर देते हैं एक टाइट क्लॉट। तो ये किस में रिजल्ट करेगा? फाइब्रिन टाइट ब्लड क्लॉट। लेकिन उसमें भी किसकी एब्सेंस रहती है? यहाँ पर एक तो प्रेजेंस रहेगी कैल्शियम की, और फैक्टर नंबर 13 है ना, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो जितने हमारे टोटल फैक्टर थे ना, यहाँ सारे इन्वॉल्व होते हैं। कुछ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं तो कुछ की प्रेजेंस है। इस तरीके से होती है हमारी क्लॉटिंग। अब एक बार इस पूरी स्टेजेस को हिंदी और इंग्लिश में देख लेते हैं लिखना कैसे है। तो पहली स्टेज से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो एक ऐसी स्टेज रहेगी जिसमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होगा। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आकर्स। ये हमने इंग्लिश में देखा। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन है, दो पाथवे में होता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे में और एक
एक्सटेंसिंग पाथवे में। सो द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज अकर्स बाय इंट्रिंसिक पाथवे एज वेल एज एक्सटेंसिंग पाथवे। पहले इंट्रिंसिक पाथवे को देखें। इंट्रिंसिक पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने की शुरुआत प्लेटलेट से होती है। मीन्स इन इंट्रिंसिक पाथवे द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज इनिशिएट बाय प्लेटलेट्स, और इसीलिए हमने इसे बोला इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, आगे की प्रोसेस देखें। सबसे पहले क्या होगा कि ब्लड वेसल कट होगी, एंडोथेलियम डैमेज होगा, कॉलिजन एक्सपोजर। सो व्हेन ब्लड वेसल इज कट, एंडोथेलियम इज डैमेज, कॉलिजन इज एक्सपोजर। अब देखो, अब क्या होगा कि फैक्टर नंबर 12 किसके कांटेक्ट में आएगा? कॉलिजन के, और कन्वर्ट होगा एक्टिवेट फैक्टर नंबर 12 में। किस किस की प्रेजेंस में हो रहा? HMW काइनोजिन और कैलिकेराइन। सो व्हेन फैक्टर नंबर 12 come in contact with collagen, it is converted into activated factor number 12 in the presence of कैलिकेराइन and high molecular weight। इसके बाद अब क्या हो रहा? फैक्टर नंबर 12 फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट 11 में कन्वर्ट कर रहा। किसकी प्रेजेंस में? हाई मोलिकुलर वेट काइनोजिन। फैक्टर नंबर 12 है ना, एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 12 कन्वर्ट फैक्टर नंबर 11 इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 11 इन द प्रेजेंस ऑफ हाई मोलिकुलर वेट काइनोजिन। इसके बाद अब जो एक्टिवेट फैक्टर नंबर 11 है वो फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट फैक्टर नंबर 9 में कन्वर्ट कर रहा कैल्शियम की प्रेजेंस में। सो एक्टिवेट फैक्टर नंबर 11 कन्वर्ट फैक्टर नंबर 9 इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 9 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। देन अब जो एक्टिवेट 9 है वो 10 को एक्टिवेट 10 में कन्वर्ट कर रहा। एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 9 कन्वर्ट फैक्टर नंबर 10 इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड फैक्टर नंबर 8। अब जो फैक्टर नंबर 10 है कॉमन है इंट्रिंसिक में भी एक्सट्रिंसिक में भी, ये रहा ना हमारा। तो एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 इज कॉमन इन इंट्रिंसिक पाथवे एज वेल एज इन एक्सट्रिंसिक पाथवे। और यही किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। किस किस की प्रेजेंस में? आपके कैल्शियम आपका फैक्टर नंबर 5 है ना, पहले अपन इसको देख रहे हैं। तो फैक्टर नंबर 5 फॉस्फोलिपिड और प्रोथ्रोम्बिन। सो एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 12 result in formation of prothrombin activator in the presence of phospholipid factor number 5 and thrombin। इस तरीके से हमें इसे लिखना है कि इन एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन किससे स्टार्ट होगा? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से। इसीलिए इसे हमने क्या बोला? एक्सट्रिंसिक पाथवे। सो इन एक्सट्रिंसिक पाथवे द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर is initiated by tissue thromboplastin, hence it is called extrinsic pathway। अब क्या होगा कि टिश्यू ट्रॉमा हुआ, टिश्यू को इंजरी हुई, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, इट कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। और यही क्या करते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड हैं? दे कन्वर्ट फैक्टर नंबर 10 इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर 7। ये बहुत छोटा सा था और हमें पता है कि यह कॉमन फैक्टर रिजल्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के फॉर्मेशन में। सो इट इज़ द कॉमन फैक्टर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर 5 कैल्शियम आयंस, फॉस्फोलिपिड्स एंड थ्रोम्बिन। ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज। बहुत ईजी है, एक बार हिंदी में लिखो, उसी को आराम से इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप लोग लिख सकते हो। सेकेंड स्टेज देखें तो हमें पता ही है कि क्या कर देगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। बस यही है हमारी सेकेंड स्टेज, है ना। इसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होगा कि प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजिन इनटू फाइब्रिन। फर्स्ट में क्या बनेंगे? लूज स्ट्रैंड। फिर यही लूज स्ट्रैंड्स कन्वर्ट हो जाते हैं फाइब्रिन टाइट ब्लड क्लॉट में इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर 13 एंड कैल्शियम आयन। बहुत इजी है, आराम से इसको लिख सकते हो। ट्रिक मैंने थोड़ी सी बता दी। पहले एक से डबल आई, एक आई को गायब कर दो, आई को आगे ले जाओ, उसके बाद फिर से इस आई को भी गायब कर दो। बहुत ईजीली ये चीज़ें याद हो जाएंगी। एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। अब क्या होता है, अगर क्लिनिकल की बात करें तो जब भी इन फैक्टर्स की एब्सेंस हो जाती है ना, तो इसमें एक डिसऑर्डर होता है
जिसे बोला जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक कैसा डिसऑर्डर होता है? क्लॉटिंग डिसऑर्डर। इसमें अगर किसी को इंजरी लग जाती है नॉर्मली चोट, तो हमारा ब्लड क्लॉट होता है, लेकिन इस डिसऑर्डर में ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चल ही रहा। इसे रॉयल डिसीज़ भी हम कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले किस में देखा गया था? क्वीन विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की महारानी है ना, तो इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चल ही रहा और उन्हीं को कैरियर माना जाता है। हो सकता है उनमें उनके फादर से आया हो, जीन म्यूटेशन से आया हो, किसी भी कॉज से, तब से डिसऑर्डर चल ही रहा और बहुत सारे लोगों में होता है। इन्हीं की वजह से कि कुछ फैक्टर क्या हो जाते हैं, एब्सेंस, कमी रहती है, और अगर कोई भी एक फैक्टर छूटा तो प्रोसेस रुक जाएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड है। खैर, मैं जो ब्लड के डिसऑर्डर हैं उनको अलग से बाद में कवर कराऊंगा, इसीलिए यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।